प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक दल। पूर्व के व्याख्यान में जो हमने लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र की बात की थी, उसमें लोकतंत्र की परिभाषा और उसका अर्थ और उसका स्वरूप बताते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित और सर्वप्रिय शासन की प्रणाली है। ये वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। अब क्योंकि इतने विशाल देशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल या बड़े बड़े देश हैं, उनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। इसलिए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है और इसे हम अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। प्रतिनिधियों को चुनकर प्रतिनिधियों के माध्यम से जब शासन किया जाता है तो इन सारी प्रक्रिया में, चुनावों में राजनीतिक दलों का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बिना राजनीतिक दल के ये शासन व्यवस्था चल ही नहीं सकती या सुचारू रूप से अपना काम नहीं कर सकती। तो राजनीतिक दल अनिवार्य है और कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। राजनीतिक दल एक केवल शासक दल का ही नहीं, प्रजातंत्र में विरोधी दल का भी उतना ही महत्व होता है। विरोधी दल शासन करने वाले राजनीतिक दल को मर्यादित तथा नियंत्रित रखने का कार्य करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि आधुनिक राजनीतिक जीवन के लिए दलीय संगठनों का बड़ा महत्व है। राजनीतिक दल हम किसे कहेंगे? इसे बहुत ही सामान्य शब्दों में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा विचारों में भी भिन्नताएं पाई जाती है, यानी भिन्न भिन्न विचारधाराएं भी होती हैं। लेकिन कई बार कुछ हितों को या कुछ विचारों को लेकर समानता भी होती है, साम्यता भी देखने को मिलती है। और ये जो समान विचारधारा होती है जिन लोगों की और समान हित होते हैं, वो एक संगठन के रूप में अपने आप को संगठित करके सत्ता को प्राप्त करने के लिए और अपने इस उद्देश्य के साथ ही अपनी नीति को कार्य रूप में परिणित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इसीलिए इन संगठनों का जब वो निर्माण करते हैं तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। मैकाइवर ने भी कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता हो। इसी के साथ जैसे बर्क ने भी कहा, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी ऐसे सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हो, अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे होते हैं। राजनीतिक दल के कई आवश्यक तत्व भी हैं और इन्हीं तत्वों के बारे में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहला तत्व है राजनीतिक दल का, वो है संगठन। राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व हम संगठन को ही मानते हैं, क्योंकि समस्याओं के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखने वाले व्यक्ति जब तक संगठित न हो, उस समय तक उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों की शक्ति उनके संगठन पर निर्भर करती है और संगठन के आधार पर ही उनके द्वारा शासन शक्ति प्राप्त करके अपनी नीति को कार्य रूप में परिणित किया जाता है।
फिर है जैसे सामान्य सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल का संगठित रूप से कार्य करना उसी समय संभव है जबकि राजनीतिक दल के सदस्य किन्हीं सामान्य सिद्धांतों के संबंध में एक ही प्रकार के विचार रखते हों। तो मूल प्रश्नों पर इस प्रकार की एकमतता के अभाव में वे परस्पर सहयोग नहीं कर सकते। यदि कुछ व्यक्ति अपने किन्हीं स्वार्थ के आधार पर संगठन की स्थापना कर भी लेते हैं तो इस प्रकार के सिद्धांतहीन संगठनों को राजनीतिक दल न कहकर गुट्टी कहा जा सकता है। यानी जो अपनी एक या सामान्य या समान विचारधारा के आधार पर संगठित करके अपने संगठन बना लेता है उसे हम राजनीतिक दल नहीं कहेंगे। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि उस संगठन के लिए सामान्य सिद्धांत हो और उन सिद्धांतों के आधार पर वो अपना कार्य करने का प्रयत्न करे। फिर राजनीतिक दलों का संवैधानिक साधनों में विश्वास होता है और अपने नीति या कार्यों को कार्य रूप में लाने के लिए उन्हें संवैधानिक मार्ग का ही अनुसरण करना होता है। मतदान और मतदान के निर्णय में उनका आवश्यक रूप से विश्वास होना चाहिए। गुप्त उपाय या सशस्त्र क्रांति जैसे असंवैधानिक साधनों में विश्वास रखने वाले संगठनों को राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। इसी तरह शासन पर प्रभुत्व की इच्छा का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है और उनका उद्देश्य शासन पर प्रभुत्व स्थापित करके अपने विचारों और नीतियों को कार्य रूप में परिणत करना होता है। यदि कोई संगठन शासन के बाहर रहकर कार्य करता है तो इसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। कुल मिला के राजनीतिक दल का उद्देश्य शासन पर या सत्ता पर प्रभुत्व करने की इच्छा होता है और इसी के लिए वो अपना कार्य करता रहता है। फिर जैसे राष्ट्रीय हित की बात करें हम तो राजनीतिक दल के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा किसी विशेष जाति, धर्म या वर्ग के हित को दृष्टि में रखकर नहीं वरन संपूर्ण राज्य के हित को दृष्टि में रखकर कार्य किया जाना चाहिए। इसीलिए बर्क ने भी कहा है कि राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय ही राजनीतिक दल कहलाते हैं। इसी के साथ साथ हम राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या उनके दलों के आधार पर भी चर्चा करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु लिए जा सकते हैं जैसे मानव स्वभाव का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर राजनीतिक दलों को मानव स्वभाव में निहित मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कहा जाता है। कुछ लोग स्वभाव से ही रूढ़िवादी होते हैं और किसी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करते। कुछ लोग स्नेह परिवर्तन चाहते हैं यानी धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहते हैं और कुछ लोग तुरंत आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। तो परिस्थितियों में परिवर्तन और आयु में वृद्धि के साथ भी मानव स्वभाव में इस प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। इस स्वभाव भेद के आधार पर मनुष्य में विचार भेद पाया जाता है और इस प्रकार के विचार भेद राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। फिर है जैसे आर्थिक हित और विचार। राजनीतिक दल आर्थिक विचार भेद के भी परिणाम होते हैं और वर्तमान समय के तो सभी राजनीतिक दल आर्थिक विचारों पर आधारित है। होलकोम्ब ने सही कहा कि राष्ट्रीय दल क्षणिक आवेगों या अस्थायी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं चल सकते। उन्हें स्थायी सामुदायिक हितों विशेषतः आर्थिक हितों पर आधारित होना चाहिए। तो सर्वसाधारण में संपत्ति विषयक भेदभाव, उनके आर्थिक दृष्टिकोण और उनकी आर्थिक समस्याएं मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के निर्माण में सहायक होती हैं और उन्हें स्थायित्व भी प्रदान करती है। तो जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो उनका मुख्य आधार आर्थिक हित होता है और इसी के आधार पर वो एक सुदृढ़ रूप में कार्य भी करते हैं। फिर हम कह सकते हैं जैसे वातावरण संबंधी प्रभाव भी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के समान ही राजनीतिक संस्कार भी साथ ही लेकर उत्पन्न होता है, ऐसा कहा जाता है। अपने
इन राजनीतिक संस्कारों के आधार पर वह किसी विशेष राजनीतिक दल से संबंध होता है और अनेक बार एक व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य और उनके मित्र भी उनके लिए राजनीतिक दल का मार्ग खोजते हैं। लेकिन राजनीतिक चेतना के विकास के साथ साथ वातावरण संबंधी प्रभाव कम होता हमें दिखाई देता है आजकल। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वातावरण का प्रभाव राजनीतिक दलों पर निश्चित रूप से पड़ता है। हालांकि ये हो सकता है कि ये प्रभाव कभी हमें ज़्यादा रूप में देखने को मिलता है, कभी कम रूप में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वातावरण का प्रभाव राजनीतिक दलों पर अवश्य पड़ता हमें दिखाई देता है। फिर जैसे धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं, पाश्चात्य देशों के नागरिकों में धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं बहुत ही अधिक सुदृढ़ रूप में हमें नहीं दिखती। इसलिए धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं पर आधारित राजनीतिक दल वहाँ नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत की, और भारत और पूर्व के कुछ देशों में इस प्रकार के सांप्रदायिक दल भी विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वस्तुतः ये दल संपूर्ण राज्य के हितों से संबंधित नहीं होते और इस कारण इन्हें विशुद्ध राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। इसका तात्पर्य है कि भारत में और कुछ पूर्व के देश ऐसे हैं जहाँ पर धार्मिक और सांप्रदायिक स्थितियाँ बड़ी सुदृढ़ रूप में हमें दिखाई देती है, और ये धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं भी बहुत यहाँ पर इन देशों में, विशेषकर हम भारत की बात करें तो हमें दिखाई देता है, और इन्हीं के आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण भी किया जाता है। हालांकि इनको हम विशुद्ध राजनीतिक दल की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में होते हैं ये दल भी। तो राजनीतिक दल मानव की संघर्षी प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, किंतु इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुतः राजनीतिक दल संघर्ष नहीं वरन सहयोग की प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। मानव स्वभाव तथा मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर आधारित राजनीतिक दलों को ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जा सकता है, और इन्हें ही स्वस्थ राजनीतिक दल कहा जाता है। प्रजातंत्र के लिए इसी तरह के यानी जो शुद्ध और स्वस्थ राजनीतिक दल है वही महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी रहते हैं। धन्यवाद।